बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8618 यूनिट 3 लीडरशिप थीरीज़। तो इस चैप्टर में हम लीडरशिप के बारे में कुछ जो थीरीज़ हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये गिब्स ने 1958 में कहा है कि ये जो लीडरशिप होती है ये एक पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीनरी का ऑफ द ग्रुप का, कि ये वो समझ लें एक मशीन है, उसमें जो ऐसा पार्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो है लीडरशिप। लीडरशिप का ये रोल होता है इन ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। फिर फ्रेडरिक टायलर ने कहा जी कि लेट 18th सेंचुरी में कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी, तो इन्होंने जो है ना वो दिया है साइंटिफिक जो है ना मैनेजमेंट का एक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट दिया है कि कैसे आप जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के थ्रू प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर मैक्स वेबर 1922 में इनने कंसेप्ट दिया जी कि ब्यूरोक्रेसी टू डील विद द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द लीडर पोजेस्ड पावर बाय virtue ऑफ हिज पोजीशन। तो वो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो डील करती है ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन को, जबकि जहाँ पे जो लीडर है वो पावर अपनी पोजीशन की इस्तेमाल करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। फिर जो है नेक्स्ट उन्हें मैरी पार्कर जो फोलेट हैं उनने कहा जी कि पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इन पावर विद एज अपोज टू पावर ओवर, कि जो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है वो पावर के साथ अपोज करती है पावर के ऊपर। ठीक है, तो ये है कि ये तीन जो चार कंसेप्ट थे पहले कुछ उसके इंट्रोडक्शन में थीरीज़ के, कि जो मैरी पार्कर फोलेट ने कहा जी कि पार्टिसिपेशन जो मैनेजमेंट होती है, जो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट होती है वो पावर के साथ जो है ना पावर को ही अपोज करती है ओवर पावर को। फिर वेबर ने कहा जी कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को डील करती है, जबकि जो लीडर हैं वो पावर पोजेस करते हैं। फिर फ्रेडरिक ने कहा, उसने साइंटिफिक कंसेप्ट दिया ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को, जबकि जो गिब है उन्होंने पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा कि ये मशीनरी लीडरशिप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आउटकम है कि वेरियस थीरीज ऑफ लीडरशिप हम पढ़ेंगे। फिर करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे लीडरशिप की, लीडरशिप की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। फिर स्टाइल और नीड क्या है टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन के, लीडरशिप जो है ना वो कैसे स्टाइल उसका क्या होना चाहिए और उसकी क्या क्या ज़रूरत है ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। फिर इन्फर करती है कि लीडरशिप स्टाइल जो है ना वो लोगों के मुताबिक और प्रोडक्शन के लिहाज से कैसा होना चाहिए। डिस्क्राइब करती है इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप रोल का, और इनकरेज करती है पार्टिसिपेशन, और इनहेंस करती है कंट्रीब्यूशन फ्राम ग्रुप मेंबर्स। तो ये कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है ग्रेट मैन थ्योरी। तो ग्रेट मैन थ्योरी के मुताबिक ये है कि कुछ लोग जो हैं वो पर्सनैलिटी के साथ ही बोर्न होते हैं। वो लोग पर उनकी बचपन से जो बोर्न होते हैं तो वो बोर्न नहीं होते हैं कि बोर्न टू लीड, कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग उन्हें ऑटोमेटिक फॉलो करते हैं। इस पॉइंट व्यू के मुताबिक जो है ना ग्रेट लीडर सिंपली बोर्न है विद नेसेसरी इंटरनल और इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक। तो उनके अंदर कुछ इंटरनल ही जो है ना वो इनहेरिटेड जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हैं पैदाइश के साथ ही, जैसे उनका क्रिज्मा ऐसा है, विजडम यानी वो अक्लमंदी से डिसीजन लेते हैं बचपन से ही, जो है ना स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंस होता है उनमें, इंटेलिजेंस बड़ी होती है और सोशल स्किल्स उनकी बड़ी अच्छी होती हैं, कि वो सोसाइटी में देखें स्कूल लेवल पे ही आप देखें कुछ बच्चों के बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, वो सबके साथ जो है ना मिलजुल के सबको सलाम दुआ सब छोटा बड़ा, तो इस तरह की जो है ना उनके अंदर स्किल्स होती हैं। और क्रिज्मेटिक होते हैं कि वो लोग जो है ना उनसे अटैच होते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक लीडरशिप को होता है बॉर्न जिसमें करेक्टरिस्टिक होती हैं। दीज करेक्टरिस्टिक मेक देम नेचुरल बॉर्न लीडर्स। तो वो नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं जिनको अज्यूम किया जाता है कि उनकी कैपेसिटी है लीडरशिप जो इनहेरिटेड है, दैट ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न, के ग्रेट लीडर जो है ना वो बॉर्न होते हैं, नॉट मेड, वो बनाए नहीं जाते। इस थ्योरी को पोर्ट्रे किया जाता है कि ग्रेट लीडर्स एज हीरोइक, ठीक है ना, मिथिक एंड डेस्टिनेड टू राइज द लीडरशिप व्हेन नीडेड। तो वो उनकी लीडरशिप तब सामने आती है जब वो नीडेड होती है, जब ज़रूरत होती है। तो टर्म जो ग्रेट मैन है वो यूज़ इसलिए किया जाती है क्योंकि एट द टाइम लीडरशिप वाज थॉट ऑफ प्राइमरीली एज अ मेल क्वालिटी, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो कहते हैं कि ग्रेट मैन टर्म इसीलिए यूज़ की जाती है क्योंकि प्राइमरी जो मेल क्वालिटी होती है वही जो है ना वो लीडरशिप को कहते हैं डिफाइन करती है, क्योंकि मोस्टली समझा जाता है कि मेल ही जो है ना अच्छे लीडर होते हैं। मेल ही जो है ना मिलिट्री के लीडरशिप में अगर देखा जाए तो मेल जो है ना वो अच्छे से संभालते हैं, मेल के पास कहते हैं ज़्यादा विजडम होता है। इस वजह से जो है ना वो ग्रेट मैन यानी मैन को जो है ना वो इसमें वर्ड यूज़ किया गया ताकि बताया जाए कि लीडरशिप जो है ना ग्रेट मैन जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, वो बनाए नहीं जाते। दे वर नॉट मेड, दे वर बॉर्न। तो उसके बाद द थ्योरी वाज पॉपुलराइज। तो ये थ्योरी जो है ना 1814 सेंचुरी 1840s में जो है ना वो वर्क हुआ बाय द वर्क ऑफ स्कॉच के रहने वाले जो थे ना वो राइटर थॉमस
कार्ली, बट 1860 में जो है ना हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको फॉर्मुलेट किया और काउंटर आर्गूमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि जो ग्रेट मैन है वो प्रोडक्ट हैं ऑफ देयर सोसाइटीज़, कि वो सोसाइटी से बनते हैं, सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं, और उनके जो एक्शन होते हैं वो वुड बी इम्पॉसिबल विद दी सोशल कंडीशन बिल्ट बिफोर देयर लाइफ टाइम्स। तो वो जो उनके होते हैं इम्पॉसिबल, जो उनके एक्शंस कुछ ऐसे इम्पॉसिबल होते हैं कि वो उनको सोशल कंडीशन बिल्ड करती है कि बिफोर देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ के टाइम से पहले, यानी उनको कुछ टाइम से पहले ही जो है ना वो उनको सोसाइटी बना देती है ऐसा कि वो इम्पॉसिबल एक्शन जो है ना वो करते हैं। दिस आर्गूमेंट हैज़ रिमेंड इन्फ्लुएंशियल थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। तो ये आर्गूमेंट 20th सेंचुरी तक जो है ना वो रहा कि सोसाइटी ने ऐसी कंडीशन वो सोसाइटी बनाती है ताकि बिल्ड कर देती है उन्हें बिफोर देयर लाइफ टाइम्स। तो ये होता है जो एक जो बॉर्न या ग्रेट मैन थ्योरी ये कहती है। उसके बाद स्कॉलर जो थे थॉमस कायरली, उन्होंने 4 दिसंबर 1795 को बॉर्न हुए और 1885 को जो है इनकी डेथ हुई। स्कॉटिश फिलासफर थे। उनका कंट्रीब्यूशन ये था, उन्होंने ग्रेट मैन थ्योरी में कहा कि ऑन हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री पब्लिश्ड इन 1841। तो उनकी एक बुक जो है ना वो पब्लिश हुई, और ये कलेक्शन ऑफ 6 लेक्चर थी। वन ऑफ द लेक्चर डिलीवर्ड ऑन मे 8 1940 ऑन द हीरो एज प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम। इस्लाम के बारे में उन्होंने जो है ना वो कहा। तो ये थॉमस जो कार्ले थे, इन्होंने इस्लाम के बारे में, और इन्होंने कहा कि जो 6 लेक्चर दिए और एक लेक्चर जो था उसमें सिर्फ वो हीरो एज मोहम्मद वाज प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम पे था। दूसरा ये है कि इनका जो डाइजेस्ट था, इनने कहा कि ही सॉ हिस्ट्री एज हैविंग टर्न ऑन द डिसीजन ऑफ हीरोज़, giving detailed analysis of influence of several men including Muhammad peace be upon him, Shakespeare, Luther, Martin King, Rousseau, पेरिकल और नेपोलियन। तो इन्होंने इन लोगों की उसमें जो है ना वो एग्जांपल दी। और एक जो पहला लेक्चर जो था, जो ये लेक्चर एक में वो मोहम्मद वसल्लम पे था, तो उनने ये जो है ना कहा कि ये वो बोर नहीं इस तरह हुए हैं। फिर फ्रेडरिक एडम ने जो है ना वो द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनार्क में स्टेप इन आ न्यू साइंस ऑफ हिस्ट्री पब्लिश की 1930 में। उन्होंने कहा कि उन्हें 386 जो है ना रूलर्स को वेस्टर्न यूरोप में इन्वेस्टिगेट किया, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनको 18th सेंचुरी में, और उनने जो है ना उसके लिहाज से हिस्ट्री के कोर्स लिखे। तो उसके बाद जो है ना सॉरेन क्रिकगार्ड, इन्होंने जो है ना वो फेयर एंड ट्रेम्बलिंग पब्लिश की दानिश जुबान में इन 1843। और उनका जो डिस्कोर्स था वो बिगिन हुआ विद द डेडिकेशन टू ए सिंगल इंडिविजुअल हु हैज़ become Abraham in this work. He claimed that the individual subjective relationship to the God man Jesus the Christ which came through faith। तो उनने जो है ना ये कुछ रिलीजियस दिया कि जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा, और फिर कुछ कंसेप्ट दिए जैसे ट्रूथ है, सब्जेक्टिविटी, नाइट ऑफ फेथ, रिकलेक्शन एंड रेपिटेशन, डाइकोटोमी, अंगस्ट, द इन्फिनाइट क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन, फेथ एज अ पैशन एंड 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये कुछ इनने ऐसे दिया। तो ये इन तीनों जो है ना चारों का काम था कि थॉमस कैरले ने जो है ना वो नबी पाक सल्लम के बारे में लिखा। फिर फ्रेडरिक एडम ने जो है ना वो मोनार्क को कुछ इन्वेस्टिगेट किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह को, हिस्ट्री के बारे में। फिर सॉरेन जो क्रिकगार्ड था, उन्होंने भी जो है ना फ्री रो ट्रम्बलिंग में जो है ना बुक लिखी और अब्राहम के बारे में लिखा के, और गॉड मैन, फेथ वगैरह के। फिर विलियम जेम्स है, उन्होंने जो है लेक्चर दिया ग्रेट मैन एंड देयर इन्वायरमेंट पब्लिश। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से जो है ना ये पब्लिश हुआ। वो जो विलियम जेम्स है जैसे हार्वर्ड में जो पढ़ते हैं मोस्टली अमेरिकन ही हैं, फिलासफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और ट्रेंड फिजिशियन थे। तो जो एजुकेशन में मोस्टली काम किया वो फिलासफरों ने किया है या साइकोलॉजिस्ट ने किया है। तो विलियम जेम्स जो है ना वो फैक्ट है कि पीपल आर डिफरेंट, सम पोजेस, वो कहते हैं लोग हैं डिफरेंट, सम कुछ जो है ना वो नोटिसेबल टैलेंट और गिफ्ट्स होते हैं। हाउ दोज डिफरेंसेस ओरिजिनेट इज़ आ लेजिटिमेट क्वेश्चन। तो लेजिटिमेट क्वेश्चन है गोइंग बैक थ्रू द वॉर्म आर क्लाइमेट, रेस, डिवाइन विल एंड सो फोर्थ के। ये माँ के पेट से जो है ना लेके फिर जो है ना क्लाइमेट और फिर जो है ना वो सो फोर्थ आगे चलता रहता है, रेस है एक। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी थी कि जो है ना लीडर बाय बॉर्न, कि लीडर जो है ना वो बॉर्न होते हैं, नॉट मेड। तो ये जो है ना इस थ्योरी का मेन टाइटल ही यही था कि कुछ लोग जो है ना वो इनहेरिटेंट या जो है ना वो बॉर्न कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के साथ होते हैं कि वो लीड करते हैं। जैसे उनमें करिश्मा होता है, उनमें विजडम होता है, उनमें डिसीजन मेकिंग जो है ना वो स्किल्स होती हैं, और वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तो उनको सोसाइटी भी इसमें बड़ा रोल अदा करती है उनको प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट है जी ट्रेड थ्योरी।
तो सिमिलर वे जो है ग्रेट मैन थ्योरी थी, ट्रेड थ्योरी जो है ना अज्यूम की जाती है कि ये भी इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, कि बचपन से जो है ना वो किसी में ट्रेड्स होते हैं जो उसे इफेक्टिव लीडर बनाते हैं। कि कुछ लोग जो है ना आप देखें वो इंटेलिजेंस हैं, वो बोलने में अच्छे होते हैं, वो फिर जो है ना उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो ज़बरदस्त बोलते हैं, कि बराबर जो है ना वो फ्लो में जब बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, उनकी बात जो है ना लोगों पे असर रखती है। तो इस तरह की ट्रेड्स होती है कुछ लोगों में, उनमें कॉन्फिडेंस वो बचपन से ऐसा शो करते हैं स्टार्टिंग से ही, कि पता चलता है कि वो सोशली बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह के ट्रेड भी होते हैं कि पहले तो ग्रेट मैन थी कि उसके पैदा होने के साथ उसमें करिश्मा है, उसमें जो है इंटेलिजेंस है, विजडम है, डिसीजन मेकिंग है। अब इसमें ट्रेड क्या है? अर्ली रिसर्च में ट्रेड थ्योरी जो है ना वो कंसीडर की जाती है सम फिजिकल लीडरशिप करेक्टरिस्टिक्स के, कोई हाइट है बंदे में, उसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी है कि लोग उसे फॉलो करते हैं। फिर पर्सनैलिटी जो करेक्टरिस्टिक्स आई वो जैसे एक्स्ट्रा वर्जन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, के वो दूसरों के साथ मिलता अच्छा है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, करेज है बंदे में, उसकी एबिलिटीज़ जो होती हैं वो इंटेलिजेंस और वर्बल एफिशिएंस फ्लुएंसी, के वर्बल बहुत अच्छा बोलता है, फ्लुएंस के साथ बोलता है, फ्लुएंट, वो डरता नहीं है, ठीक है, साफ़ सुथरी बात करता है। तो इस तरह की जो ट्रेड थ्योरीज हैं ये भी लीडरशिप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड थ्योरी में ये वही बता रहा है कि ये कुछ लोगों में पैदाइश से ही होती हैं ट्रेड्स के, वो लीडर बनने के लायक होते हैं। ये करैक्टरिस्टिक वो पोटेंशियली कहता है कि लिंक्ड करते हैं ग्रेट लीडर के साथ, जो भी ग्रेट लीडर हैं। ये बात कही है जी कोकिंग ने, उसके पब्लिश पेपर में जो है ना आई है 2009 में, उसने कहा जी कि ग्रेट लीडर के साथ ये चीज़ें जो है ना वो लिंक होती हैं, जो भी करेज है, का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वर्बल का फ्लुएंसी है और इंटेलिजेंस है। देन पर्टिकुलर ट्रेड्स आर की फीचर्स ऑफ लीडरशिप, कुछ जो ट्रेड्स होती हैं जो की फीचर्स होती हैं लीडरशिप की, उनको जो है ना आप एक्सप्लेन करेंगे। पीपल जो ये क्वालिटी जो है ना वो पोजेस तो करते हैं बट आर नॉट लीडर्स, वो लेकिन लीडर्स नहीं होते। ये क्वेश्चन जो है ना वन ऑफ द डिफ़िकल्टी है कि ट्रेड थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, कि लीडर जो है ना वो तो फर्दर रिसर्चर फाउंड दैट नॉट ऑल लीडर्स पोजेस द सेम ट्रेड। तो यही बात है कि वो हर लीडर जो है ना वो एक ही किस्म के नहीं पोजेस करता ट्रेड्स। तो नो लीडरशिप ट्रेड्स जो है ना, कुछ भी जो है लीडरशिप ट्रेड जो होते हैं उनको आप फाउंड करें, वो रिलेट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूंटली ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ। जो मैनी ट्रेड्स हैं वो पोजेस करते हैं, लीडर कैन बी लर्न और डेवलप। कुछ जो ट्रेड्स होते हैं वो लीडर लर्न करते हैं, डेवलप होते हैं उनमें, ठीक है, कि सारी चीज़ें जो है ना वो बचपन से नहीं आती। क्यों? एक लीडर में ये हैं क्वालिटीज़ देखें, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए हाइट भी होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा अपीयरेंस भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिर जो है ना वो उसकी वर्बल जो फ्लुएंसी है वो अच्छी हो, उसकी डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए। लेकिन हर बंदे में नहीं होती, हर लीडर में सारी क्वालिटीज़ नहीं आती। कुछ जो है ना वो लर्न करते हैं इनसे, तभी वो लीडर बनते हैं, तभी वो डेवलप होते हैं। कुछ जो अपोजिंग लीडरशिप ट्रेड्स होती हैं वो इज़ नॉट इनफ, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, दे मस्ट टेक सम एक्शन, वो एक्शन लेते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो है ना क्रिक पैट्रिक ने कहा जी कि लॉकी सेड दैट, जॉन लॉक ने कहा जी कि पीपल विद द ट्रेट आर लाइकली टू इंगेज इन लीडरशिप एक्टिविटीज़। तो पीपल जिनमें इस तरह के ट्रेड्स होते हैं वो लीडरशिप एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, वो उनमें क्वालिटी ऐसी होती है कि वो उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिक उनमें ऐसा आ जाता है कि वो जब देखते हैं तो वो फिर लीडरशिप वाली एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो स्टॉडगिल है उनने लिस्ट किया जी सम ऑफ द ट्रेड्स एंड स्किल्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप एज। तो इनने जो है ना स्टॉडगिल ने भी कुछ जो है ना वो ट्रेड्स और स्किल्स को जो है ना इफेक्टिव लीडरशिप के लिए मेंशन किया है, इनलिस्ट किया है। उनमें सबसे पहले जी जो ट्रेड्स हैं या स्किल्स हैं, उसमें आप सबसे पहले स्टॉडगिल ने कहा जी कि अडाप्टिव टू सिचुएशन, जो ट्रेड सबसे पहले होनी चाहिए कि वो सिचुएशन को खुद ब खुद अडाप्ट कर ले, कि अगर जो है ना वो सिचुएशन को देख के कि जो कुछ क्या के कन्फ्लिक्ट चल रही है तो वो उसमें जाके फैसला करवा दे, या उस लिहाज से वो अडाप्ट कर लेता है कि जो है ना इसमें उसने क्या करना है, सिचुएशन में उसने क्या पार्ट लेना है। फिर वो सोशल इन्वायरमेंट के लिहाज से अलर्ट रहता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है, उसमें क्या रोल अदा करना है। फिर एम्बिशियस एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है कि अचीव करनी है चीज़ें। असर्टिव होता है, कोऑपरेशन करता है, मिलजुल के काम करता है। डिसाइसिव होता है, डिसीजन जो है ना वो लेता है और वो फैसला कौन बातें करता है। फिर डिपेंडेबल होता है कि उस पर जो है ना वो डिपेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, और वो जो है ना दूसरों पे भी जो है ना वो कोऑपरेटिव लर्निंग में डिपेंड करता है, कोऑपरेशन में। फिर डोमिनेंट होता है कि उसकी डिज़ायर यही होती है कि वो इन्फ्लुएंस करे अदर को, वो अच्छे फैसले करे, अच्छी बात करे। फिर एनर्जेटिक होता है, हाई एक्टिविटी लेवल होती है, उसमें एनर्जी जो है ना वो हाई होती है, अच्छा काम करता है। परसिस्टेंट होता है, लगातार जो है ना वो करता रहता है काम। कंसिस्टेंसी होती है, सेल्फ कंटिन्यू होता है। टॉलरेंट ऑफ स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को वो मैनेज कर लेता है। और विलिंग टू अज्यूम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह के ट्रेड्स होते हैं कि जो भी जो है ना ख़ास तो भी ये ट्रेड्स उसी बंदे में उसके जो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, जो डिसेंट है, जो
जो जो है ना लोगों के ऊपर बैठ के लोगों की फ़ैसले करवा सकता है, लोगों उसके लोग बात मानते हों, और फिर ये तो वो अच्छा फ़ैसला करता हो। फिर स्किल्स में क्या है, वो क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, यानी वो समझे कि इस जो है ना सिचुएशन को वो हैंडल कैसे कर सकता है, कहाँ पे थोड़ा गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल नरमी से बात करनी है। फिर कंसेप्चुअली स्किल्ड हो, कंसेप्ट उसके अच्छे हों, जो है ना वो मेंटली अच्छे लिहाज से जो है ना वो कंसेप्ट दे चीज़ों के को। फिर क्रिएटिव हो, क्रिएट करे चीज़ों को अच्छे से, जो है ना वो एक्सप्लेनेशन करे, एग्जांपल दे। डिप्लोमेटिक और टैक्टफुल हो, कि बातचीत में बहुत अच्छा हो। फ्लुएंट हो स्पीकिंग में। नॉलेजेबल अबाउट ग्रुप टास्क के बारे में नॉलेजेबल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो उसके अंदर, परसुएसिव हो और सोशली स्किल्ड हो। तो ये सारे उसमें स्किल एक बंदे में होंगी, तभी वो ट्रेड्स होंगी, तभी वो लीड करेगा, तभी जो है ना वो। तो ये सारी जो है ना अकॉर्डिंग टू ट्रेड थ्योरी, ये ट्रेड और स्किल होनी चाहिए एक बंदे में, कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके, वो कोऑपरेट करे, वो डिसाइसिव हो, डिपेंडेबल हो, डोमिनेंट हो, एनर्जेटिक हो, परसिस्टेंट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक जो है बंदा। फिर जो है ना बिहेवियर आती है थ्योरीज, कि बिहेवियर के लिहाज से उसका क्या होना चाहिए। तो बिहेवियर थ्योरी जो है ना वो ऐसे लीडर होते हैं कुछ, जो है ना वो सीखते हैं तो वो बन जाते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है आस्ता आस्ता, जो है ना वो इंटरनल वो अंदर से चेंज इतने हो जाते हैं कि उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, वो लीडर लगने लगते हैं। उनके बातचीत करने के तरीके से वो अपने बिहेवियर को खुद को इतना बेस्ट बना लेते हैं ताकि वो इन चीज़ों में कंसर्न दिखा सकें। तो आप बिहेवियर थ्योरी देखते हैं, तो बिहेवियर थ्योरी वाले जो लोग थे जिन्होंने बिहेवियर थ्योरी दी है, बिहेवियरल थ्योरी, उनने कहा जी कि ये बिलीव किया जाता है जो ग्रेट लीडर हैं वो मेड होते हैं, नॉट बोर्न। वो हर बंदा जो है ना वो बोर्न लीडर नहीं है, वो लीडर कुछ बने, कुछ लोगों ने माशरा देखा उसको समझा और वो बने। तो एक कंसिडर ये किया जाता है कि फ्लिप साइड है ग्रेट मैन की, कि जो ग्रेट मैन थे, जो कहा जा कि गया जी कि वो इनहेरिटेंट है, वो उनमें कुछ जो है ना वो इन बॉर्न इनेट करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जो बिहेवियर लीडर हैं वो उनको डिफाइन किया जाता है कि वो एक्शन ऑफ लीडर्स हैं, नॉट ऑन मेंटल क्वालिटीज़ और इंटरनल स्टेट, कि वो इंटरनल स्टेट या मेंटल क्वालिटीज़ के लिहाज से लीडर नहीं है, बल्कि उन्हें लर्न किया है और वो लीडर बने ऑब्जर्वेशन करके। जो ज़रूरत थी तो उस ज़रूरत को उन्हें टैकल करने के लिए उन्हें देखा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, उनने उस पर काम किया और वो बिहेवियर लीडर बने हैं। फिर जो है ना वो इस तरह के लोग लीडर बने, तो उनके बिहेवियर की वजह से कि वो उन्हें सीखा है, और फिर जो है ना कुछ चीज़ें उनने उन कुछ चीज़ों पे कंट्रोल किया है, और इस तरह वो लीडर बने। कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन विच गेव टू अजम्पशन, तो वो जो है ना लोगों का कंसर्न जो प्रोडक्शन के लिए होता है, इस वजह से दो अजम्पशन दिए गए हैं कि एज लीडर कंसिडरेशन इंक्रीज एम्प्लॉय टर्न ओवर एंड एब्सटेंटिज्म डिक्लाइंड। तो इसका यही कहना है कि लीडरशिप जैसे उसकी लीडर की कंसिडर इंक्रीज़ होता है, वो ख्याल करना शुरू करता है, वो चीज़ों को मैनेज करता है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके जो है ना अब्सेंट जो होने की जो थी, अब्सेंट होना अगर हाजिर होना, वो डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। यानी वो लीडर इस तरह का उसका होता है बिहेवियर, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो लोगों को अपने काम की तरफ माइल करता है। फिर लीडर जो टास्क ओरिएंटेशन जब उसकी इंक्रीज़ होती है, कि वो चाहता है कि कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रोज़, एम्प्लॉयज़ की जो काम करने वाले हैं या जो स्टाफ मेंबर हैं उनकी परफॉर्मेंस रोज़ हो जाती है। तो ये होते हैं जो बिहेवियर लीडर हैं। और समटाइम्स एक्चुअल फंडिंग वार कंट्राडिक्टरी, लेकिन कहता है कि कुछ दफ़ा ऐसा ही होता है कि ओरिएंटेशन जब लीडर और इंक्रीज़ होता है तो एम्प्लॉयज़ उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन दो ये उसने बड़े काम की बातें की हैं कि बिहेवियर जो लीडरशिप है वो इस तरह की होती है कि उसमें जब लीडर का कंसर्न इंक्रीज़ होता है तो वो एम्प्लॉय जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, वो उनकी जो एबसेंट रहने की जो होता है ना अगर हाजिरी का, वो डिक्लाइन हो जाता है। फिर लीडर में जब टास्क ओरिएंटेशन इंक्रीज़ होती है तो एम्प्लॉय की जो है ना वो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी तरह जो है ना एक्चुअल फंडिंग जो है ना वो कंट्राडिक्टरी है। अब द मैनेजरियल लीडरशिप ग्रिड, तो मैनेजरियल लीडरशिप ग्रिड में यही मॉडल है कि ये स्टाइल इज़ ए स्टाइल लीडरशिप मॉडल डेवलप बाय रॉबर्ट डी ब्लेक। तो ये एक स्टाइल के लिहाज है कि लीडरशिप का स्टाइल कैसा होना चाहिए, उस लिहाज से रॉबर्ट आर ब्लेक और जैन मोर्टन ने जो है ना एक मॉडल दिया जिसको कहते हैं मैनेजरियल लीडरशिप ग्रिड। इस मॉडल के मुताबिक जो है ना ओरिजिनली डिफाइन किए थे 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, के लोगों के कंसर्न और उनके प्रोडक्शन के लिहाज से कि लीडर कैसे जो है ना वो कंसर्न शो करते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें ये है कंसर्न फॉर पीपल अरेंज किया जाता है 1 to 9 नंबर पे। फिर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कि लोगों के लिए जो कंसर्न है और प्रोडक्शन के लिहाज से, ठीक है कि प्रोडक्शन 1 to 9 फिर जो है ना उसको अरेंज किया जाता है। और ये देखें, ये फिर यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ये यानी टॉप का लेवल है, ठीक है, ये वाला।
फिर जो है ना ये देखें, ये इधर 9 पे जाएगी कंसर्न फॉर पीपल, और इधर 9 पे कंसर्न फॉर हाईएस्ट नंबर है 9, और सेंटर में ये देखें 5 पे आता है दोनों की तरफ से। तो यहाँ पे तो ये जो है ना एक ग्रिड है, ये उन्होंने शो किया कि इस पे जो है ना कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर। अब ये मॉडल क्या करता है, द मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रिड दैट कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एज द एक्स एक्सिस एंड कंसर्न फॉर पीपल एज अ वाई। ईच एक्सिस रेंज फ्रॉम 1 to 9, 1 लो है और 9 हाई है। तो इसमें डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल शेप्स दी गई हैं, अब उन शेप्स को जो है ना वो मैनेजमेंट के लिहाज से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कि लोगों के लिए जो कंसर्न है, अब सबसे पहले उसमें आता है कि इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, कि ऐसी मैनेजमेंट स्टाइल जिसमें इम्प्रोवाइज्ड जो है ना, इम्प्रोवाइज हुई जो ना वो मैनेजमेंट है, वो क्या करती है जी, लेसेस फेयर स्टाइल के कुछ जो है ना उनको फ्रीडम देती है स्टाफ एम्प्लॉयज़ वगैरह को, ताकि जो है ना वो काम करें। फिर उनमें जो है ना मिनिमल एफर्ट ऑन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में कम एफर्ट होता है, होपिंग टू अवॉइड ब्लेम फॉर एरर्स। तो वो ये करते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि उनको जो है ना अवॉइड ना किया जाए, अवॉइड करें कि ब्लेम फॉर एरर के एरर गलतियों के लिए जो है ना इल्ज़ाम देना। तो ये कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर टास्क होता है एक एक नंबर पे। ठीक है, फिर दूसरे ये जो है ना इम्प्रोवाइज्ड जो मैनेजमेंट है, दूसरे पे आता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, जो ये डायग्राम है। ठीक है, कंट्री क्लब ये देखें 9 पे बनी हुई है कंट्री क्लब। अब जो है कंट्री क्लब में क्या होता है, फोकस ऑन क्रिएटिंग सेफ कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। इनका जो मेन मकसद होता है कि ये वर्क करते हैं सेफ और कंफर्टेबल नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, और कन्फ्लिक्ट को मिनिमल करते हैं। ये कन्फ्लिक्ट पे इतना गौर नहीं करते, इस वजह से इनका जो कंसर्न फॉर पीपल है वो 9 है, और जो कंसर्न फॉर टास्क है वो 1 है, क्योंकि टास्क पे ये इतना गौर नहीं कर पाते, इतनी जो है ना ये सिर्फ इन्वायरमेंट और सिर्फ जो है ना वो कन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टास्क के लिए इतने ओरिएंटेड नहीं होते। फिर तीसरे पे आते हैं टास्क मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल की, जो काफ़ी जो है ना वो सख्त होती है, कंसिस्टेंट विद मैकग्रेगर थ्योरी एक्स, और वर्कर हैव इट कंप्लीट टास्क नथिंग एल्स। तो इनका यही मकसद होता है कि टास्क कंप्लीट होगा तभी बात बनेगी। ये लोगों के लिए बिल्कुल कंसर्न शो करते, लोगों की परवाह नहीं करते, बल्कि जो है ना अपने टास्क को मुकम्मल करवाना चाहते हैं। टीम मैनेजमेंट, अब इनमें जो होता है ना वो स्टाफ क्लोजली इन्वॉल्व होता है इन डिसीजन मेकिंग एंड फील वैल्यूड। तो टीम जो मैनेजमेंट है ये सबसे बेस्ट है, इसमें जो है ना वो स्टाफ पीपल के लिए और कंसर्न होता है, और टास्क के लिए, दोनों के लिए। यानी ये स्टाफ क्लोजली इन्वॉल्व होता है और डिसीजन मेक करते हैं पहले उनसे पूछ के, फिर जो है ना कंसिस्टेंट विद जो है ना ये थ्योरी वाई पे काम करता है, जबकि जो पीछे वाला था जिसमें सिर्फ टास्क के बारे में ख्याल रखा जाता है वो एक्स पे काम करता है। अब मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, तो मिडल में एक जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, अचीव करते हैं एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस को, और दो टू बी द लीस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। तो ये लीस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है जिसमें कंसर्न फॉर पीपल भी 5 है और कंसर्न फॉर टास्क भी 5 है। तो 5 जो है ना वो ये होता है, ये होती है सेंटर वाली। अब सबसे पहले इम्प्रोवाइज्ड 1-1, ठीक है, तो उसकी जो एग्जांपल है, उसकी जो है ये मार्क है, ये इस तरह का है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जी कंट्री क्लब मैनेजमेंट, जिसमें ये ठीक है, और तीसरे नंबर पे टास्क, चौथे पे टीम मैनेजमेंट जिसको स्टार मिलता है, जो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, साथ दोनों के प्रवाह करती है, और चौथे पे मिडल जो बिल्कुल दरमियान में रहती है। दोनों तरफ से 5-5 है। अब रोल थ्योरी, तो रोल थ्योरी में जो है ना यही देखा जाता है कि किसी बंदे का सोशली क्या रोल है, वो किस तरह का रोल निभाता है, किस तरह का सोसाइटी में सोशियोलॉजिकल रोल है उसका, उस लिहाज से जो है ना वो कोई लीडर बनता है। तो रोल थ्योरी जो लीडरशिप होती है वो थ्योरेटिकल अप्रोच है, बोरो करती है फ्रॉम द सोशियोलॉजी का रोल थ्योरी। सोशियोलॉजी में एक रोल थ्योरी है, उसके लिहाज से ये वहीं से जो है ना अखज़ की गई है, और असेंशियल एलिमेंट है कि सोशल सिस्टम आर यूज टू लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल एंड रोल इन सोसाइटी के इंडिविजुअल। इसमें ये स्टडी किया जाता है कि सोसाइटी क्या है, और फिर एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में क्या रोल है, वो कैसे दूसरों की हेल्प कर सकता है, कैसे सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये जो है ना इट मीन्स एक कम्बिनेशन है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी का, कि किसके जो है ना मेंटल को वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, और फिर उसका रोल डिफाइन करते हैं। जैसे आगे उसने एग्जांपल दिया कि हम मदर का रोल पढ़ते हैं कि मदर का क्या काम है, मैनेजर का क्या रोल होता है, टीचर का, और ईच रोल को हम फिर जो है ना सेट ऑफ राइट, ड्यूटीज़, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स दैट अ पर्सन हैज़ टू फेस एंड फुलफिल। तो हम फिर वो उस बंदे के राइट्स और ड्यूटीज़ देखते हैं कि वो उसने लाइफ में कैसे कैसे जो है ना चीज़ें फेस की हैं और उनको फुलफिल किया है। तो ये होता है जो है रोल थ्योरी के, रोल के हिसाब से उस बंदे को हम अरेंज करते हैं, रोल के हिसाब से स्टडी करते हैं।
टर्म जो रोल थ्योरी थी ये अराउंड द 1920 में रिनोड हुई और 1930 में, और ये मोर प्रोमिनेंट हुई जब सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्स जो है ना थ्रू द थियोरेटिकल वर्क किया गया जी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने और जैकब एल मोर्नियो ने, टैलकट पार्सन्स एंड रॉल्फ लिंटन। तो इन लोगों ने काम किया, इन लोगों ने जो है ना उस पर थियोरेटिकल वर्क किया, उसकी वजह से ये जो है ना टर्म बड़ी फेमस हुई। उनने प्रेजेंट किया जी दो कंसेप्ट, द माइंड एंड द सेल्फ, एक दिमाग बंदे का और दूसरा उसकी खुद। तो ये जो प्रिकर्सर थे ये रोल थ्योरी के थे, ठीक है, कि वो मेंटली क्या काम करता है और एज अ पर्सन क्या क्या काम करता है। अब कॉटरेल एल एस ने वर्क किया जी फर्दर, और उसने कहा दैट द इंडिविजुअल प्ले वैरायटी ऑफ सोशल रोल। तो उसने कहा जी कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वैरायटी ऑफ रोल एक सोसाइटी में प्ले करता है, लाइफ टाइम उसकी आइडेंटिटी और डिस्क्राइब करता है देम एज अ सोशल बीइंग, और उनकी जो बेसिस होती है वो सेल्फ कंसेप्ट होती है कि वो खुद को लेके चलते हैं कि इस तरह जो है ना उनको, और उसका अपना रोल होता है। इन एडिशन टू दैट हाउ वेल दे एक्सेप्ट द रोल चेंजेस टिपिकल फॉर लेटर ईयर्स। तो वो फिर जो है ना आस्ता आस्ता समझते हैं और आस्ता आस्ता अपना रोल सोसाइटी में समझते हैं और फिर वो एज अ लीडर शो होते हैं। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एजिंग में बताया गया कि कैसे जो है ना लोग बुढ़ापे में या लेटर ईयर्स में उनमें ऐसी करैक्टरिस्टिक आ जाती हैं कि वो उनका विजडम और उनकी विजन जो है ना वो हो जाती है, विजन डेवलप हो जाती है उनमें। ये रोल जो है ना वो सोसाइटी में वर्क करते हैं बेस्ट विद द चेन ऑफ कमांड के, उनमें के साथ वो चेन वो एग्री करते हैं एक जॉब करने के, या पार्ट करते हैं, डील करते हैं अथॉरिटी टू देयर लीडर, अपने लीडर के साथ मिलजुल के काम करते हैं। उनका पर्पस जो होता है ताकि इन्फ्लुएंस कर से अपने बिहेवियर के साथ ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो रोल वाले हैं कि अपना रोल निभाते हैं, इनका जो द नॉर्म्स डिटर्मिनिंग ए सोशल सिचुएशन, तो ये ऐसे नॉर्म सेट करते हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि सोशल सिचुएशन के लिहाज से। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल जो एक्सपेक्टेशन है वो कनेक्टेड होती हैं टू ए सोशल रोल के साथ, कि उनकी जो एक इंटरनल और एक्सटर्नल जो एक्सपेक्टेशन है कि इंटरनली वो कैसे हैं, फिर एक्सटर्नली उनकी जो है ना तौकात कैसे हैं, वो कंसिडर करते हैं सोशल रोल को। फिर सोशल सैंक्शन जो है ना वो कुछ होती हैं कि यूज़ टू इन्फ्लुएंस रोल बिहेवियर, ताकि पनिशमेंट की जाती है या रिवॉर्ड की जाती है, सोसाइटी जो है ना ऐसी इस तरह करती है ताकि जो है ना उस बंदे के रोल को बिहेवियर को जो है वो चेंज किया जा सके या उसको बेहतर बनाया जा सके। फिर कल्चरल रोल है, सोशल डिफरेंशिएशन है और सिचुएशन स्पेसिफिक है। तीन तरह के हैं कि कल्चरल रोल क्या है कि वो कल्चर में क्या जो है ना रोल अदा कर सकता है। तो स्टेबल अनटिल जो है ना पॉलिटिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना जब तक नहीं होते कल्चर तब तक बिल्कुल स्टेबल रहता है। कल्चर चेंज जो ना होती हैं जब जो न्यू रूल्स जो है ना वो न्यू रोल्स आर फॉर्म, जब नए नए लोग रोल शुरू करते हैं तब जो है ना कल्चर में थोड़ी चेंजेस आती है। जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई कि वो औरतों के हकूक़ के बारे में लोगों ने लड़ना शुरू किया, तो उसने बड़ी चेंजेस लाई वेस्टर्न सोसाइटी में। औरतों को वोट का हक मिला, तो इस तरह जो है ना वो औरतों को फिर प्रॉपर मर्दों के बराबर वेजेस और मर्दों के बराबर काम करने का, वोट का हक, इस तरह की चीज़ें फिर उन्हें मिली, ड्राइविंग करने का, ये चीज़ें। तो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वेरिंग है अक्रॉस द कल्चर, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट है। तो इस तरह जो है ना वो पार्टिसिपेशन ऑफ जेंडर रोल्स एंड द सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ गिवन टाइम टू गिवन टू वर्क डोमेस्टिक रोल, तो इस तरह जो है ना वो रोल के हिसाब से कि आपका एक वर्क करने के दौरान क्या रोल है और फिर आप एक डोमेस्टिक रोल क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे एक जो है ना वो औरत का या एक जेंडर के लिहाज से मेल का फीमेल का क्या निज़ाम है। तो ये फिर होता है कल्चर में, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट रोल होते हैं जेंडर के। फिर सोशल डिफ्रेंशिएशन के इसमें लॉट ऑफ अटेंशन पे की गई है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट जॉब रोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्ट के मॉर्टन ने डिस्टिंग्विश किया कि इंट्रापर्सनल और पर्सनल इंटरपर्सनल रोल कॉन्फ्लिक्ट में, कि कुछ लोग के अपने साथ थोड़ा जो है ना लो कॉन्फिडेंस होता है, अपने साथ थोड़ी जंग होती है, वो खुद कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ जो है ना बड़ी कन्फ्लिक्ट होती है, उनको दूसरे लोगों के साथ चिल होती है, थोड़ी सी जो है ना वो चिड़ होती है, इस वजह से भी जो है ना कन्फ्लिक्ट होते हैं। अब रोल कन्फ्लिक्ट जो है ना एक लीडर जो और उसके ऑफिसर जो होते हैं फेल होते हैं कुछ जो है ना परफॉर्म करने के रोल रीयूज़। तो इस तरह जो होता है ना वो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो फिल नहीं होती, कि जो एक्सपेक्टेशन होती है एक लीडर की वो जब मैनेजमेंट से रखता है कि मैनेजमेंट ऐसा करेगी, तो जब वो फुल नहीं होंगी तो वो फिर कंसेप्ट देता है कि वो रोल ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, कि वो इंपॉर्टेंट रोल थ्योरी है, इसको रेफर किया जाता है कि एक्सपीरियंस ऑफ लैकिंग ऑफ रिसोर्स इंक्लूडिंग टाइम एंड एनर्जी। तो वो फिर उसने टाइम और एनर्जी उसको सही प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जो कि डिमांड चाहिए थी रोल की। फिर रोल ओवरलोड एंड कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू डिफिकल्टीज विद मीटिंग रोल एक्सपेक्टेशन नोन एज रोल स्टेन और रोल प्रेशर थ्योरी। तो रोल स्टेन और रोल प्रेशर में है कि इसमें होता है कि ये क्रिएट करता है वैसे नेगेटिव साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि रोल ओवरलोड हो जाता है और कन्फ्लिक्ट जो है ना वो लीड कर जाती हैं, डिफिकल्टीज की वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाती हैं मीटिंग में, ठीक है, और रोल की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह जो है ना वो रोल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और नेगेटिव सोशियोलॉजिकल और फिजिकल
बनती हैं। तो ये फिर सोशल डिफरेंशिएशन की वजह से होता है कि लोगों का आपस में नहीं बन रहा, ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ नहीं बन रहा और एक बंदे का खुद से भी नहीं बन रही, वो खुद को वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। फिर सिचुएशन स्पेसिफिक है कि सिचुएशन के लिहाज से कि कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि इस सिचुएशन को इस तरह बंदा हैंडल करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो वो फिर जो है ना एक्सपेक्टेशन जब ख़त्म हुई तो वो जो है वो सोशल जो रोल था वो ख़त्म हो गया। सिचुएशन स्पेसिफिक रोल डेवलप ए हॉक इन ए गिवन सोशल सिचुएशन के सोशल सिचुएशन आई, इसमें क्या होता है एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स आर प्री डिटरमेंट बाय द सोशल रोल, पहले से जो है ना वो डिटरमिन की जाती है कि उसका रोल क्या है। तो सेंट्रल वीकनेस ऑफ रोल थ्योरी दैट ओनली डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग डेविएंट बिहेवियर, क्योंकि वो सिर्फ डेविएंट बिहेवियर को दिखा रही है कि जो स्पेसिफिक सिचुएशन स्पेसिफिक है, जब ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग जो है ना वो बागी हो जाते हैं, लोग जो है ना वो अगेंस्ट द पीपल नॉर्म जो है ना अगेंस्ट द सोसाइटी के नॉर्म के अगेंस्ट काम करते हैं, तब जो है ना वो जो सिचुएशन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है जी कंटीजेंसी थ्योरी। तो कंटीजेंसी थ्योरी जो है ना वो बेस्ड करती है on the variables related to the environment and particular surrounding of an organization where the leader rule upon, कि कंटीजेंसी थ्योरी जो है ना वो कंटीजेंसी थ्योरी जो है वो लीडरशिप की वो वेरिएबल है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वो सराउंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का जो सराउंडिंग है उस पर डिपेंड करती है। तो ये डिटरमिन किया जाता है पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडर विच बेस्ट सूटेड फॉर द सिचुएशन के पर्टिकुलर जो है ना वो देखा जाता है कि कौन से जो लीडरशिप स्टाइल है वो बेस्ट काम करेगा किसी सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल जो सिचुएशन हॉट है, यानी जो है मौसम में माहौल में जो है ना इन्वायरमेंट में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रही है, तब जो है ना कौन सा लीडरशिप स्टाइल होगा। और जब तो ये वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि लीडरशिप स्टाइल क्वालिटीज़ फॉलोअर्स की और रिस्पेक्ट करते हैं सिचुएशन के लिहाज से जो है ना उसके जो है उनके लिहाज से ये होती है। अब इसमें कुछ जो है ना वेरियस मॉडल दिए गए हैं, जैसे फेडलर का कंटीजेंसी थ्योरी है, उन्होंने कहा जी कि ये मॉडल जो है ना बेस्ड ऑन मॉडल विच वाज क्रिएटेड इन द मिड 1960 टू स्टडी द पर्सनैलिटी एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, ताकि जो है ना पर्सनैलिटी और करैक्टरिस्टिक्स आर लीडर की वो स्टडी की जा सके। द मॉडल स्टेट दैट द बेस्ट और इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन द सिचुएशन और इवेंट के, जो मॉडल स्टेट करता है कि जो बेस्ट और इफेक्टिव टाइप ऑफ लीडरशिप है वो सिचुएशन और इवेंट पे डिपेंड करती है। तो मॉडल जो है वो यूजेस कर रहा है लेटेस्ट प्रेफर्ड को वर्कर LPC स्केल। तो उसने कुछ जो है ना वो स्केल दिया फेडलर ने कि वहाँ पे कैसे काम करते हैं। तो वो अनफ्रेंडली जो है ना और फ्रेंडली के लिहाज से उसने कहा जी कि अनफ्रेंडली और फ्रेंडली स्केल के लिहाज से कि अनफ्रेंडली इधर 1 से 8 जा रहा है और फिर उधर से अनफ्रेंडली आ रहा है, फिर अनप्लेजेंट और प्लेजेंट इन्वायरमेंट, फिर रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग। तो कुछ उसने जो है ये कोई टर्म दी हैं, इनको उसने एक दूसरे के अगेंस्ट लिखा है कि अनकाइंड और काइंड, कि बंदा काइंड कितना है अनकाइंड कितना, तो वो दोनों से फिर जो है ना वो उस लिहाज से उसने स्केल दिया है कि अगर फ्रेंडली वो कम होता जाएगा तो वो इस साइड अनफ्रेंडली वाली साइड आता जाएगा कि, और फिर प्लेजेंट कम होता है तो अनप्लेजेंट, फिर एक्सेप्टिंग अगर उसमें ना हो तो फिर ये ना क्वालसम और हारमोनियस जो है ना ये चीज़ें उसने दी हैं। अब फेडरर ने इसको एनालाइज़ किया और उसने ये दिया LPC जो है ना वो नेगेटिवली, कि अगर ही डिस्क्राइब द मॉडल दैट टास्क ओरिएंटेड लीडर यूजुअली व्यू देयर LPC मोर नेगेटिवली रिजल्टिंग इन ए लोअर स्कोर एंड कॉल दीज लो LPC लीडर। तो उन्हें उसने कहा कि ये लो LPC लीडर हैं जिनमें ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो लो LPC जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं एट कंप्लीटिंग टास्क। द लीडर्स आर क्विक टू ऑर्गेनाइज अ ग्रुप टू गेट टास्क एंड प्रोजेक्ट डन। तो लीडर ही हैं जो ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको टास्क डन किया जा सके। तो इसके दरमियान उसने फिर ये LPC जो है ना वो रिलेशनशिप दिया, और कुछ लोग जो उसने पॉजिटिवली जैसे फ्रेंडली हैं, जैसे जो है ना वो एक्सेप्टिंग हैं, तो उसने उनको फिर हाई लेवल दिया 8 तक लेके गया। कि जो नेगेटिव हैं जैसे अनफ्रेंडली हैं उसने उनको कम लीस्ट के साइड पे रखा, और जो फ्रेंडली हैं उनको उसने हाईएस्ट लेवल की तरफ रखा के जो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि जो है ना वो पॉजिटिव कहता है कि पॉजिटिव चीज़ें ही इंप्रूव करती हैं। ये दिया जी योल्डे ने जो है ना वो कन्फ्लिक्ट एज अ वेल बेटर एबल टू कम्प्लेक्स डिसीजन बनाने में हेल्प करेंगे, तभी जो है ना वो ये चीज़ें होंगी। तो ये जो है ना कुछ चीज़ें थी उसने की। फिर जो है ना फर्दर फेडरल ने सिचुएशन फेवरेबलनेस भी कहा कि इसको सिचुएशन कंट्रोल भी कहा। उसने कहा कि एनालाइज की 3 डायमेंशन पोजीशन पावर टास्क स्ट्रक्चर एंड लीडर मेंबर रिलेशंस, कि लीडर का दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, टास्क स्ट्रक्चर कैसा और पोजीशन पावर क्या है। तो उसमें फिर जो है ना इन सिचुएशन फेवरेबलनेस को एक्सप्लेन बिलो किया।
पहले की लीडर मेंबर रिलेशन क्या है, फिर टास्क स्ट्रक्चर और फिर लीडर पोजीशन। तो सबसे पहले लीडर के जो है ना वो मेंबर के साथ रिलेशन कैसा है कि वो गुड है, बैड है, एक्सेप्टिंग है, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे कि नहीं। ये इस तरह की चीज़ें उसने की कि टीम में एक दूसरे पे ट्रस्ट है, डिपेंडेंस है, वो ये जो है ना सिनर्जिस्टिक हैं कि मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे की तावन करते हैं, मदद करते हैं, तो वो रिलेशन डिपेंड करता है। दूसरा है कि टास्क स्ट्रक्चर के टास्क किस तरह का है, refers that the clear and structured tasks are developed favorable situation rather than vague and unstructured because no one has a knowledge to achieve them। तो किसके पास नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए लीडर डिपेंड करता है कि टास्क स्ट्रक्चर उन्हें कैसा ऑर्गेनाइज किया है। फिर लीडर की पोजीशन जो है वो पावर जो है ना रेफर करती है अमाउंट ऑफ लीडर पावर टू डायरेक्ट टीम। तो लीडर की पोजीशन ही डायरेक्ट करती है कि उसकी टीम में एज अ वर्क है। फिर पावर इधर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों किस्म की हो सकती है। एंड आल्सो डायरेक्ट रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर ए टीम और इंडिविजुअल, तो वो फिर डायरेक्ट कर सकती है रिवार्ड और पनिशमेंट टीम। नेक्स्ट है पैथ गोल थ्योरी। तो पैथ गोल थ्योरी जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट हाउस ने डेवलप की पैथ गोल थ्योरी 1971 में, और बाद में फिर जब यानी अलग हुआ हमसे बांग्लादेश पाकिस्तान से, फिर इसको रीडिफाइन किया गया 1996 में। एक क्वार्टरली जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था उसमें उनका मेन जो वर्क था वो इंस्पायर थे विक्टर वरूम से और मार्टिन जी एवन से। वो ज्यूम करते थे जो लीडर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो फ्लेक्सिबल होता है और वो सिचुएशन के लिहाज से चेंज कर लेता है, यानी जिस रास्ते पे जा रहा हो, जिस तरह रास्ते में वो पैथ गोल थ्योरी है कि जिस तरह उसका गोल हो उस तरह से वो ओरिएंटेड हो जाता है, उस तरह अपने सिचुएशन को हिसाब से जो चीज़ रिक्वायर होती है वो अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है। द पैथ गोल जो मॉडल था वो उसको क्लासिफाइड किया एज ए फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो इसमें आप कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, डायरेक्टिव के लीडर का रोल क्या होता है कि लीडर सेंसिटिव होता है इंडिविजुअल टीम मेंबर के साथ, और वो स्पेशली व्हेन द टास्क आर रेपिटेटिव एंड स्ट्रेसफुल। तो वो फिर जब मुश्किल टास्क हो और जो है ना वो रेपिटेटिव टास्क हो तो वो फिर इंडिविजुअल के साथ जो है ना डायरेक्शन उन्हें देता है और डायरेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है उसका। फिर दूसरे नंबर पे आता है सपोर्टिव, को सपोर्ट करता है कि लीडर जो है ना वो गोल को एक्सप्लेन करता है उनको, उनकी टास्क में जो इन एक्सपीरियंस टीम मेंबर होते हैं उनके साथ वो उसको एक्सपेक्टेशन जो होती हैं टास्क की, कम्प्लेक्स टास्क जो होता है उसमें वो उनको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। पार्टिसिपेटिव, खुद पार्टिसिपेट भी करता है, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन दिखाता है, रिक्वायर जब चाहिए होती है लीडर की टीम को ज़रूरत होती है तो वो टीम के साथ कोऑपरेट करता है, उनके साथ पार्टिसिपेट करता है काम में, और उनकी स्किल जब यानी वो जो अगर उनकी स्किल हैं तो उनको स्किल सिखाता है, उनको कोच करता है, गाइड करता है। फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है कि वो जो भी चैलेंजिंग गोल या जो भी स्टैंडर्ड होते हैं टीम मेंबर में उन्हें वो अनमोटिवेटेड और अनचैलेंज इन देयर वर्क, तो वो फिर जब लोग हो जाते हैं अनचैलेंज और अनमोटिवेट हो जाते हैं यानी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं तो वो उन्हें मोटिवेट करता है, उनको हेल्प करता है ताकि जो अचीवमेंट की जाए। फिर कैली ने डिफाइन किया था कि 2 डायमेंशंस दैट अंडरलाइन, पहली ये थी कि द डिग्री ऑफ विच पर्सन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि वो डिग्री जो पर्सन कोई एक्सरसाइज कर रहा है इंडिपेंडेंट उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। कि उसने ये कहा कि 2 डायमेंशन होनी चाहिए, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरी जो है डिग्री का एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपेशन, कि वो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। तो ये कैली ने 2 डेफिनेशन डिफाइन की थी डायमेंशंस के। एक तो ये होनी चाहिए कि बंदे को जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो और क्रिटिकल थिंकिंग हो उसमें, और दूसरी एक्टिव या पैसिव उसमें पार्टिसिपेशन करे वो चीज़ों में। उसने मज़ीद ये भी कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इफ़ेक्टिव फॉलोअर्स होते हैं और एक लीडर जो होता है वो मोर एन ओवरसीयर होता है चेंज एंड प्रोग्रेस देन ए हीरो, कि हीरो से भी ज़्यादा उसमें जो है ना कैपेसिटी होती है कि वो देख सकता है कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, और फिर इसी तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करता है और फ्लैटन करता है, और यही उसकी क्वालिटी होती है कि लोग उसको मोर से मोर फॉलो करते हैं जो लीडर होता है। नेक्स्ट है जी CRT यानी कोग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, कि इस थ्योरी को भी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ने डेवलप किया जी बाय फ्रेड फैडलर और जॉय गार्सिया 1987 में। उनने रिकन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द फेडरल कंटिजेंसी मॉडल को यूज़ किया, और थ्योरी ये जो फोकस करती थी कि जो इन्फ्लुएंस होता है किसी भी लीडर का उसकी इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस का अकाउंट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को ही अकाउंट करता है। तो डिग्री जो ऑफ सिचुएशन स्ट्रेस और ग्रुप लीडर्स रिलेशंस होते हैं ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो ये भी साइकोलॉजी बेस्ड थ्योरी है कि साइकोलॉजी के लिहाज से डेवलप की गई है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी ने, जिसमें फ्रेड फिल्डर और जॉय जो है ना ग्रेशिया ने 1987 में कहा फिल्डर की जो
फिडलर की कंटिजेंसी मॉडल था, उसी को इन्हें जो है ना एडवांस किया, थोड़ा रिकंसेप्चुलाइजेशन किया। उन्होंने कहा जी कि जो लीडर की फोकस करता है कि इन्फ्लुएंस जो लीडर का होता है वो उसकी इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस दिखाता है, और उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी अकाउंट की जाती है। और वो लीडर जो होता है वो डिफरेंट जो सिचुएशन टेस्ट होते हैं या जो स्ट्रेस होते हैं उनमें उसकी वो करेक्टरिस्टिक निकल के आती हैं। तो ये थ्योरी जो है ऑरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द स्टूडियो इनटू मिलिट्री लीडरशिप स्टाइल में, लेकिन आजकल जो है ना वो स्पोर्ट ट्रेनिंग वगैरह में ये यूज़ हो रही है। जो कंटीजेंसी है कि वो बंदे की जो है इंटेलिजेंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या क्या जो है ना वो हेल्प करता है कैसे टीम की एक मैच जिताने में। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजिक कंटीजेंसीज थ्योरी। तो इसको प्रेजेंट किया गया था जी इंटर ऑर्गेनाइजेशन पावर हाइपोथेसिस ने दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव सिस्टम्स ऑफ इंडिपेंडेंट सब यूनिट्स के सिस्टम है इंडिपेंडेंट सब यूनिट्स का, और उनके पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें रिसोर्सेज जो है ना वो इन द डिवीजन ऑफ लेबर की शेप में रिसोर्सेज मिलते हैं। ये थ्योरी जो है ना फोकस करती है कि लीडरशिप पर्सनैलिटी और स्किल की जो चाहिए होती है प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करने के लिए, नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एक्सप्लेन करती है कि अगर एक बंदा क्रिज्मा ना हो उसमें, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का हो तो वो अफेक्टिव लीडर हो सकता है। ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि वो कुछ जो है ना वो ग्रेट मैन होते हैं यानी बॉन्ड लीडर होते हैं बाय बर्थ। तो वही जिसमें वो कहते हैं उनमें क्रिज्मा होता है वगैरह होता है, लेकिन इसमें ये कहता है कि क्रिज्मा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो वो अफेक्टिव लीडर बन सकता है, कोई शक नहीं है। तो वो बंदा जो है ना टेक्निक अपोज कर सकता है कि वो जो पर्सनैलिटी पे एक वो थीरीज थी वो उनको रिजेक्ट कर सकता है, तो ये फिर इसमें काम आ सकता है, और वो ये क्वालिटीज़ हों तो वो लीडर बन सकता है बंदा। फिर सिचुएशन थीरीज हैं हर्सी एंड जो है ना वो ब्लैंचर्ड सिचुएशन लीडरशिप मॉडल उन्होंने डिस्क्राइब किया कि लेवल है जो मैच्योरिटी होती है वर्कर का वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, कि लीडरशिप बिहेवियर और मैच्योरिटी जो है ना वो कंसिस्ट करती है। तो उसने कहा जी कि जो मैच्योरिटी है ना वर्कर की वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लीडरशिप बिहेवियर के साथ। इस वजह से मैच्योरिटी को उसने कहा कि कंसिस्ट जॉब मैच्योरिटी जो है ना वो रिलेट करती है कि आपकी टॉक्स रिलेटेड एबिलिटीज़ क्या हैं, स्किल्स जो नॉलेज क्या है, साइकोलॉजी मैच्योरिटी क्या है, और फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस विलिंगनेस और मोटिवेशन, कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, आप मोटिवेटेड कितना आप जो है ना एफर्ट डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर डिवेल्प करती हैं। फिर फॉलो रेडीनेस और लीडर बिहेवियर जो है ना वो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब उसने जो है ना एक बताया कि सपोर्टिव बिहेवियर और डायरेक्टिव बिहेवियर। तो अब सपोर्टिंग में जो है ना S3 उसने ऊपर से देखें, S1 से चलते हैं दोनों डायरेक्टिंग और टेलिंग। ठीक है, सबसे पहले तो वो करते हैं डिफाइन करते हैं गोल, फिर प्लान करते हैं और ओरिएंटेटिंग करते हैं कि हमें गोल और ओरिएंटेशन को जहन लिहाज से अपनी चीज़ें सेट करनी है। फिर टीचिंग शोइंग उनको मोनीटर करते हैं, और फिर फीडबैक देते हैं ताकि वो अपनी जो है ना वो स्ट्रेंथ पहचाने, अपनी वीकनेस पहचाने और काम कर सके। फिर ये जो है ना हाई है डायरेक्टिव बिहेवियर में ये वाला S1, और लो है हाई है स्पोर्टिव बिहेवियर में। ठीक है, और जो है ना दूसरे नंबर पे आता है S2 में कोचिंग करना, एक्सप्लोर करना, आस्किंग क्लैरिफाइड, रीडायरेक्टिंग करना, शेयरिंग फीडबैक और इनकरेजिंग करना, प्रेजिंग करना। तीसरे में जो स्पोर्टिव बिहेवियर में हाई है सपोर्टिंग कि सपोर्ट करना, उसको आस्क भी पूछना भी और सुनना भी उनकी बात को। फिर रीअश्योरिंग करना, फिर फैसिलिटेटिंग करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करना, कोलैबोरेट करना, फीडबैक यानी सपोर्ट करना जहाँ हद तक हो सके, जिस हद तक उनको मुश्किल टास्क में। फिर डेलीगेटिंग करना यानी अलाउइंग करना, ट्रस्टिंग कन्फर्मिंग करना, इंपावरिंग एक्नॉलेजिंग और चैलेंजिंग करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर वो फॉर डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉय और फॉलोवर्स की कुछ मॉडल दिए गए हैं, जिनमें एक है कॉम्पिटेंसी और दूसरा है कमिटमेंट। तो कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, फंक्शन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स होता है, जबकि कमिटमेंट में क्या होता है, फंक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। तो अब इसमें क्या किया उसने, हाई कॉम्पिटेंसी और हाई कमिटमेंट जो जाए किया D4 में। ठीक है, हाई कॉम्पिटेंसी जिसमें क्या आता है कि पीक परफॉर्मर के हाई परफॉर्मर जो होते हैं पीक पे, हाई कॉम्पिटेंसी और वेरिएबल कमिटमेंट जो है D3 पे, जिसमें रिलैक्टेंट कंट्रीब्यूटर कॉम्पिटेंसी सम कॉम्पिटेंसी लो कमिटमेंट ये D2 यानी डिसलूजेंट लर्नर। फिर लो कॉम्पिटेंसी हाई कमिटमेंट ये D1 बिगनर जो होते हैं, उनकी कमिटमेंट हाई होती है लेकिन वो जो है ना वो कॉम्पिटेंसी लो होती है। अब नेक्स्ट है पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी। तो पावर और इन्फ्लुएंस थ्योरी के बारे में कहता है कि आर द लीडर्स फॉर्म विद पावर, के लीडर सिर्फ पावर से बन सकते हैं। तो ये भी एक जो है ना ट्रू है कि पीपल जो है ना वो पावर या अपनी सोच की वजह से
ही अपने एटीट्यूड की वजह से सिलेक्ट होते हैं, तो ये करेक्ट अंडर द कंडीशन है कि कंडीशन पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू लीडरशिप थ्योरी ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, ये थ्योरी जो है ना वर्क करती है, दी है जी जे फ्रेंच और बार्ट्रम ब्राउन ने। उन्होंने कहा जी कि सोर्स ऑफ जो लीडर्स पावर है वो यूज़ द इन्फ्लुएंस टू अदर के, वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, पावर को यूज़ करते हैं। पावर और इन्फ्लुएंस जो है ना वो एबिलिटीज़ होती हैं ताकि दूसरों शुड अवेयर ऑफ आल लीडर, हर लीडर को ये पता होना चाहिए कि पावर जो है ना और इन्फ्लुएंस ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो मैनेजर टू मेक थिंग्स हैपन, जो ये चीज़ें होने के काबिल बनाती हैं, और ओवरकमिंग पोटेंशियल रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू अचीव डिज़ायर रिजल्ट, ताकि डिज़ायर रिजल्ट जो है ना वो अचीव की जा सके। पावर को कंसिडर किया जाता है कि वो नेचुरल टैलेंट होता है किसी भी जो है ना वो फैब्रिक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में, किसी भी बंदे में जो है ना ये पावर एक नेचुरल जो है ना वो टैलेंट है कि वो कैसे यूज़ करता है, कैसे उसको गेन करता है। फिर गेटिंग, इसके पावर के थ्रू जो है ना गेटिंग थिंग्स डन्स, तो इस तरह चीज़ें जो है ना होती हैं ये, और यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर जो होता है ना वो अकम्प्लिश करता है वेरियस ऑर्डर्स। फिर अगर नेगेटिव बिहेवियर शो करता है कोई बिजनेस तो वो कन्फ्लिक्ट उसकी वजह से हो सकता है, और अगर पॉजिटिव शो करता है तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जो है ना वो ख़त्म हो सकता है। ये नीचे कुछ एक टेबल सा था कि पावर ऑफ पोजीशन, पावर ऑफ जो है ना वो पोजीशन 23%, पावर ऑफ क्रिज्मा कितनी चाहिए होती है एक पर्सनैलिटी बनाने के लिए, फिर पावर ऑफ रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें मिल के जो है ना एक बंदे की पूरी जो है पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो ये सब चाहिए, ये कुछ पावर नहीं है। पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर ऑफ एक्सपर्टीज़, पावर टू पनिश अदर्स, ये बहुत कम रोल अदा करती है 3%, और फिर पावर टू रिवार्ड अदर्स ये ज़्यादा है 51%। फिर पावर ऑफ रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। सोर्स ऑफ पावर आप कौन कौन से हैं, तो सोर्स ऑफ पावर जो है ना वो ऑपरेटिंग करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जो है ना पावर दी जाती है। जैसे फार्मली ऑर्गेनाइजेशन ऑन चार्ट्स एंड एग्जिस्ट बाय विर्चू ऑफिशियल पोजीशन और कैपेसिटी टू रिवार्ड और पनिश। तो एक तो चीज़ होगी कि पोजीशन क्या है, वो बंदा प्रिंसिपल है या जो है ना वो एचओडी है किसी जो है ना शोबे का, या उस बंदे के पास मैनेजमेंट में कोई पोस्ट जो है ना या लीडरशिप में कुछ है, तो ये उस बात पर डिपेंड करता है, और वो रिवॉर्ड या पनिश कितना कर सकता है। फिर वो एक्सपर्ट पावर जो है ना वो सक्सीड करता है बिकॉज एबिलिटीज़ उसकी ऐसी होती हैं कि वो पीपल को जो है ना जो है ना परसुएट करता है। फिर रिहेटोरियंस कॉल देता है, इथोस ऑफ द पर्सन, वो परसुएडिंग करता है, डील करता है ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन के डिफरेंट सोर्सेज के साथ। उसको ये पावर जो है ना फिर उसके दो पोजीशन पावर दो तरह की होती है, एक पोजीशनल पावर है और दूसरी पर्सनल पावर है। एक पोजीशनल पावर के जो उसको कंट्री में जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में लेजिटिमेट पावर उसको जायज़ मिली, रिवार्ड पावर या कोर्सिव पावर जो है ना ये सारी चीज़ें जो मिली। अब लेजिटिमेट पावर जो है ना उसको जो ऑर्गेनाइजेशन ने पोजीशन दी है कि ऑफिस में कि वो और आपका हेराक्री या उसको अथॉरिटी मिली है जी कि आप प्रिंसिपल हो या आप जो है ना वो मैनेजर हो या आप लीडर हो, यानी तो जो भी है उस लिहाज से उसको पावर मिलती है। जैसे प्रेसिडेंट को किसी स्टेट को रन करने की पावर मिलती है, इस तरह ये एक लेजिटिमेट पावर है कि वो उसको कानूनी तौर पर मिलती है और वो उसको जायज़ इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी तरह जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर मिलती है, तो आपको उसका प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक तो ये इस तरह की पावर मिलती है। दूसरी है रिवॉर्ड पावर, कि रिवॉर्ड पावर इज़ द एबिलिटी टू गिव रिवॉर्ड्स, कि आप दूसरों को रिवॉर्ड कर सकते हैं। आप कुछ इतनी पावर आपको दी जाती है कि आप फॉर एग्जांपल स्कूल में प्रिंसिपल है तो वो कि अगर टीचर को अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 100% रिजल्ट दे रहा है, या वो टाइम से आ रहा है, मंथली आ रहा है, पूरे मंथ में 30 दिन पूरे आता है, ये छुट्टियाँ नहीं करता, तो उसको एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं 2 दिन का, जो 3 दिन का बनता जो छुट्टियाँ अलाउड है उनकी जगह। तो ये फिर गिव रिवॉर्ड करते हैं। और ऐसी पावर जो है ना वो अपोजिट है रिवॉर्ड पावर, और ये प्रमोट करती है एक्सप्रेशन ऑफ थ्रेट एंड पनिशमेंट के लोगों उनको हर हाल में उसने काम करवाना ही करवाना होता है। ऑटोक्रेटिक रिलेशनशिप लीडरशिप होती है कि मजबूर करने करके उनको काम करवाना ही करवाना है, ठीक है, कोरेसिव में। फिर पर्सनल पावर सोर्स होते हैं कि पर्सनल पावर में ये होती है कि रेफरेंट पावर होती है, एक्सपर्ट पावर और इन्फॉर्मेशन पावर। क्या आप रेफरेंट पावर में क्या है कि आपकी जो सोशल पावर है, जो आप लोगों से मिलते जुलते हो, टीम बनाते हो, इन्फ्लुएंस करते हो दूसरों को, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाते हो, गुड फ्रेंडशिप अफेक्शन हो जाती है, तो डिज़ायर जो है ना वो अप्रूवल आप कर लेते हो। इस तरह इंटरपर्सनशिप अच्छे रिलेशनशिप बनती है, स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ये हो गया एफरेंट पावर, रेफरेंट पावर। फिर दूसरा एक्सपर्ट पावर, क्या आप एक्सपर्टीज़ होते हो, आपके पास स्किल्स हैं, स्पेशलाइज स्किल्स हैं, तो आपके पास स्किल्स हैं, आप एक्सपर्ट हो, तो वो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। आप जब अपने स्किल से काम करते हो, जब आप बोलते हो तो लोग आपको ऑटोमेटिक फॉलो करते हैं, आप उन्हें हेल्प ऑफर करते हो, आप उनको गाइड देते हो। तो गाइडलाइन जब देते हो तो वो लोग समझते हैं कि ये बंदा एक्सपर्ट है, ये बंदा वाकई में डिज़र्व करता है, तो वो फिर रिस्पेक्ट भी करते हैं और पावर आपको फिर मिल जाती है। फिर लीडरशिप डिपार्टमेंट
जो है ना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रेंड क्या है। तो लीडरशिप पास्ट में जो है ना वो कहते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप जो है ना वो स्ट्रांगली चाहिए होती है, को रिलेटेड है कि आपको ज़्यादा टर्नओवर रेट के लिए जो है ना ज़्यादा अच्छे टर्नओवर रेट के लिए आपको चाहिए अच्छी लीडरशिप। तो प्रोडक्टिविटी हाई जो है ना एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए कमांड कोऑर्डिनेट कंट्रोल जो है ना एक स्ट्रैटेजी यूज होती है ताकि लीडरशिप टेक्निक को बेहतर बनाया जाए। पास्ट में क्या होता है कि ताकि लीडरशिप जो है ना वो रिकग्नाइज की जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर इमोशनल रेजोनेंस विद अदर के दूसरों के साथ उसके इमोशनल रेजोनेंस कैसे और वो उसकी कोचिंग कैसे है, मॉनिटरी कैसे है, एक्टिंग कैसे है और 360 डिग्री फीडबैक है कि नहीं। लेकिन फ्यूचर में क्या अब एक्साइटिंग पोटेंशियल आ गया। आप देखा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबली वो बंदा आप फिर टेक्नोलॉजी में उसके इन्वेस्टमेंट कितना वो रिटर्न देगा। तो इस तरह जो है ना वो उस लिहाज से अब फ्यूचर में जो है ना वो डिवेल्प की जा रही है लीडरशिप। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। लाइक एंड कमेंट ऑन वीडियो, give positive or negative feedback, subscribe the channel, share the link to others. That's all in this video. If you want a video on any topic or any book, then you can comment, and inshallah I will try my best to provide you